क्लास 12th स्टूडेंट्स, डेट 23 जुलाई, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है देख लो, और जिन्होंने देखा है एक चीज़ क्लियर बताया गया था कि थर्ड लेक्चर के बाद अब से जो फोर्थ लेक्चर में जो आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स आपका कभी ना कभी क्लास 10th में पढ़ा हुआ होगा। तो मैंने बोला भी था कि क्लास 10th क्लास आप लोग ने जहाँ भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करने, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, रिलैक्सेशन टाइम था, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी था, करंट डेंसिटी था, ये सब टॉपिक आपने 10th में नहीं पढ़ा। बट आज से जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब 10th में पढ़ा हुआ होगा। लेकिन अब बोलोगे कि 10th में पढ़ना था तो फिर 12th में फिर से क्यों? तो 10th में जो जो नहीं पढ़ा है वो सब भी पढ़ेंगे, बट ज्यादातर टॉपिक्स अब आप लोग एक बार क्लास 10th का रिवाइज जरूर करके रखेंगे। अगर आपके पास किसी भी तरह का 10th का नोट्स नहीं भी है तो आप लोग मेक श्योर करेंगे कि इसी चैनल में भास्कर क्लासेस पर ही क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट है साइंस का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप फटाफट एक सरसरी नजर से एक बार जरूर देख लेंगे। बहुत ही जरूरी होगा क्लास 10th का टॉपिक्स देख लेना। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक लॉ है, जो कि डेली अभी हम लोगों को घर पर दिख भी जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में आप लोग जिस भी स्कूल में रहे होंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर के मदद से इसका एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में आपको सिखाया गया होगा। नहीं भी सीखा तो ये एक बड़ा बेसिक सा लॉ है। ये लॉ आप लोग और हम लोग घर पर देखते भी हैं। अचानक से जब घर पर आपका वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएशन में जब बढ़ जाता है तो हम लोग देखते हैं करंट रनिंग इन द वायर का वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाता है। वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है, करंट वायर में जो फ्लो करता है वो बढ़ जाता है। वो आंख से तो दिखता नहीं है, लेकिन पंखे का स्पीड बढ़ जाता है। वो आंख से तो दिखता नहीं है, बट वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपका एसी वगैरह अगर है घर पर, या बल्ब वगैरह जो है, फ्यूज घर पे तार में फ्यूज लगाया हुआ रहता है, मेन फ्यूज लगाया हुआ रहता है, कि अचानक से वोल्टेज बढ़ता है तो फिर करंट भी बढ़ता है। करंट अगर बह गया तो मेन फ्यूज जो है वो खुद को फ्यूज करके, ये सब आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाया गया। बाकी डोमेस्टिक सर्किट्स को रन करने देता है। बोलने का मतलब ये है कि डेली ही आपको और हमको घर पे दिखता है कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी जो है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट आंख से तो विजिबल नहीं है, एमीटर और वोल्ट मीटर के मदद से क्लास 10th में ये आपको सिखाया गया था। क्लास 10th में आपको लैब में ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। तो लैब के हिसाब से तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस भी कहता है वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर कमेगा तो करंट का वैल्यू कमेगा, पंखे का स्पीड कम हो जाएगा, एसी वगैरह का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, और जो भी चीज है, बल्ब का जो पावर है वो कम हो जाएगा। वोल्टेज कमते ही करंट कमेगा, वोल्टेज बढ़ते ही करंट बढ़ेगा। दिस इज अ बेसिक लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। इसका जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपको याद नहीं है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th के साइंस में वो एक्सपेरिमेंट करवाया गया। वैसे और उतना टाइम नहीं है यार, वोल्टेज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी को अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओम्स लॉ, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम इन 1828। ओम साइंटिस्ट का नाम है। ओम्स लॉ में ओम जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ओम्स लॉ, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and was given by George Simon Ohm in 1828। कहता क्या है ये लॉ? कहता क्या है? It states that, ये लॉ कहता है, it states that physical conditions मतलब टेम्परेचर, ये क्लास 11 में पढ़ाया गया था। मैकेनिकल स्ट्रेन, अभी हम लोगों को टेम्परेचर से मतलब है, रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर फिजिकल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर का वैल्यू चेंज नहीं करना है, अगर टेम्परेचर का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, इसका मतलब है V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के एट कांस्टेंट
टेम्परेचर में चेंजेस अगर ना हो तो V जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे V बढ़ाओगे तैसे तैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V घटाओगे तैसे तैसे I घटेगा। और वो जो प्रोपोर्शनल है, V बढ़ने का तो I बढ़ने का, V घटने का तो I घटने का, ये उस कंडक्टर के एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि V बढ़ा रहे हो तो I तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। V घटेगा तो I घटेगा, कितना घटेगा, है ना। 5 वोल्ट पे अगर करंट फलाना है तो 10 वोल्ट, जैसे 5 वोल्ट पर अगर 2 एम्पियर है तो 10 वोल्ट पर 4 एम्पियर होगा, 15 वोल्ट पर 6 एम्पियर होगा, 20 वोल्ट पे 8 एम्पियर होगा, 25 वोल्ट पे 10 एम्पियर होगा। प्रोपोर्शनली वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा प्रोपोर्शनली, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगा प्रोपोर्शनली। और वो जो प्रोपोर्शनल है, जो वो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है, वो प्रोपोर्शनल जो है वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। कंडक्टर कैसा है, क्या है, उसका डायमेंशंस कैसा है, उसका लेंथ ब्रेड्थ एरिया कैसा है, मतलब वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। उस प्रोपोर्शनल को ही क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। इस प्रोपोर्शनल को ही हम लोग R से डिनोट करते हैं। एयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड, कॉमन सेंस है, वो नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंपल सा है कि वो नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर उसका डिमेंशंस, मतलब उसका लेंथ कैसा है, उसका एरिया कैसा है, शेप कैसा है, फिजिकल कंडीशंस, टूटा फूटा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कट पीस वाला तार है, इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मोटा तार है या फिर पतला तार है, कट पीस वाला तार है, भींगा हुआ तार है, फ्रेश तार है, नया खरीदा हुआ तार है, मोटा है या फिर पतला है, लेंथ कितना है, एरिया कितना है, इन सब वैल्यू के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, जो कि हम लोग एक अलग यूनिट में कवर करेंगे, वो तो हम लोग देखेंगे फिर से। अब तो जैसे जैसे V बढ़ाओगे तैसे तैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ाओगे तैसे तैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ाओगे तैसे तैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ाओगे तैसे तैसे I बढ़ेगा। इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, बट ये जो ग्राफ है ये ओमिक रेजिस्टेंस के लिए है। ओमिक रेजिस्टर का मतलब जो रजिस्टर ओम्स लॉ को थ्रू आउट फॉलो कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा V और I के बीच में। तो मैथमेटिकली R बराबर V बाई आई हो गया, R बराबर V बाई आई हो गया। तो इसका यूनिट अगर देखते हैं, यूनिट दिस इज वोल्ट पर एम्पियर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इन्हीं के नाम पर, जॉर्ज साइमन ओम, इन्हीं के नाम पर दिया हुआ है। ये साइन ओमेगा का है, बट शॉर्टकट में हम लोग ओम के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये क्लास 10th में भी आप लोगों को ओम्स लॉ पढ़ना था, क्लास 10th में भी आप लोगों को ओम्स लॉ पढ़ना था, है ना। और रेजिस्टेंस को हम लोग शो कैसे करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को शो करते हैं, इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ जो मैं 2 मिनट में बातें बताऊंगा वो कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग करेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे, बट थोड़ी सी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो 10th में भी डिस्कशन ही था, कॉपी में नहीं लिखने की जरूरत था, बट अभी हम लोग लिखेंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, थोड़ा अभी हम लोग इसको डिस्कशन कर लेंगे। तो क्लास 8th में और आप लोग ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा है फ्रिक्शन, और वहां पर भी आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स का काम क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का काम जो है वो मोशन को अपोज करने का होता है, याद होगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस तो फिजिक्स में तो अपनी जगह पर है, बट रेजिस्टेंस तो इंग्लिश का वर्ड है, रेजिस्ट का मतलब रोकना ही होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के माने फ्री चार्जेस के मोबिलिटी को रोकता है, रोकने का काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। जिस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस कंडक्टर के अंदर करंट को फ्लो करने से अपोज करता है, रोकता है, पहला चीज। दूसरा चीज
8th क्लास में और 11th क्लास में आपने पढ़ा है फ्रिक्शन तो काम है उसका मोशन को अपोज करने का, बट विदाउट फ्रिक्शन आप मूव कर भी नहीं सकते हैं। फ्रिक्शन का काम मोशन को अपोज करना है, बट फ्रिक्शन जरूरी है, नहीं तो आप मोशन मूवमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी सरफेस पर। उसी तरह से रेजिस्टेंस का काम तो करंट के फ्लो को अपोज करने का है, बट अगर रेजिस्टेंस नहीं हो तो एक कंडक्टर को हम लोग कंडक्टर नहीं कह सकते। काम अपोज करने का है, बट एक कंडक्टर को कंडक्टर कहलाने के लिए उसके पास रेजिस्टेंस होना कंपलसरी है। तीसरा चीज क्लास 8th में और 11th में आपने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी भी मशीन में। उसी तरह से क्लास 10th में आपने पढ़ा है, 12th में इसको एक अलग यूनिट में हम लोग कवर करेंगे, बट क्लास 10th में भी हमने पढ़ा है कि वायर में जो रेजिस्टेंस होता है उसके वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनालॉग है फ्रिक्शन का। रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन। लिखना है कॉपी में तो लिख लो, रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको लिखना है तो आप अलग से लिख सकते हैं, और नहीं तो अगर दिमाग में चला गया कि ये फ्रिक्शन जैसा ही रोल प्ले करता है, काम तो अपोज करने का है, बट अगर नहीं है कंडक्टर को कंडक्टर कहलाने के लिए रेजिस्टेंस का उसमें होना कंपलसरी है। अब बोलोगे कि सर ये सब टॉपिक जो लोग आप लोग में से कुछ लोग अबव एवरेज है बोलेंगे ये सब तो क्लास 10th में पढ़ाई था, तो फिर से 12th में क्यों पढ़ेंगे, या फिर नया क्या पढ़ेंगे। तो उसमें देखो इसी डेफिनेशन में ही सब दिख रहा है कि क्या क्या नया पढ़ेंगे। पहला, क्लियर कट ओम्स लॉ आपको बताया गया कि ये जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर विदाउट छेड़छाड़ करने पर ये लॉ काम करेगा। ये 10th में पढ़ना था, तो 12th में पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर में छेड़छाड़ किया तब रेजिस्टेंस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ओम्स लॉ किस तरह का हो जाएगा, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, 10th में ये सिर्फ मुंह जबानी जाना था, 12th में अभी आपका ऑफिशियल टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे बड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसे समझो क्या इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं, ओम्स लॉ 10th में पढ़ना था, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला ओम्स लॉ आपके क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पर दिख रहा है कि ये सिर्फ ओमिक रेजिस्टर के लिए ये ग्राफ है। 10th क्लास में बताया गया था किसी भी कंडक्टर में ओम्स लॉ का यही ग्राफ बनेगा, बट अभी 12th क्लास में जानना है जो रजिस्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है केवल उसी में ये ग्राफ बनेगा, अदरवाइज ये ग्राफ नहीं बनेगा। अदरवाइज ऐसे रजिस्टर को हम लोग नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का वीआई ग्राफ कैसा बनेगा, टेम्परेचर का किस तरह का प्रभाव आएगा रेजिस्टेंस पर, ये सब आपको क्लास 12th में देखना है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा बच्चों, मैं वीडियो को देख रहा था तो पता चला कि जो पहला वीडियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला, उसमें व्यूज कम है, और जो सेकंड वाला जो वीडियो है उसमें व्यूज ज्यादा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मतलब सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर फ्लो में पड़ी है। कुछ बच्चे शायद वीडियो 1 देख रहे हैं, फिर 2 नहीं, 3 नहीं, फिर 4, ऐसे फिर मेरे लेक्चर से जुड़ करके कोई फायदा नहीं है। मेरे वीडियो में वही लोग जुड़े, मेरे साथ वही लोग कनेक्ट रहे जो लोग लगातार देख रहे हैं। वीडियो 1, वीडियो 2, असाइनमेंट मिला, होमवर्क मिला, वीडियो 3, वीडियो 4, ऐसे समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे रैंडम टॉपिक का वीडियो तो यूट्यूब में हजारों लाखों बहुत सारा वीडियो उपलब्ध है, आप कहीं भी देख लीजिए, मेरे साथ जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं। खैर, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेगुलर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ड्रिफ्ट, जब ड्रिफ्ट करना शुरुआत करता था, एक बार आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक देख लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लो, वहां पर पता चलेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उनका एक्सेलरेशन हो जाता था, याद होगा। लेकिन एक खास रिलैक्सेशन टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता था वो फिर से जाकर के अपने बगल के एटम्स और आयंस के साथ टकरा करके फिर से उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता था। ये आपको सिखाया गया था।
और फिर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर कुछ रिलैक्सेशन टाइम के लिए वो एक्सेलरेट करता था। तो बात यही है, इलेक्ट्रॉन्स है, पहली बात तो सारा मटेरियल कंडक्टर नहीं है, जो कंडक्टर है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भी उनका थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है, उसके लिए उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक्सेलरेट करवाया जाता है। जब एक्सेलरेट करता भी है तभी भी वो अपने बगल वाले एटम्स और आयंस के साथ फिर से टकरा जाता है, जिसके वजह से बार बार उसका मोशन जो है वो हैम्पर होता है। और ये हैम्पर कौन कर रहा है? उसी कंडक्टर के अंदर का मौजूद एटम्स और आयंस का पोजीशन है ना, कोई बाहर से तो कुछ कोई कर नहीं रहा। इस वजह से as electrons gets drifted under the effect of applied electric field, they collide against the ions and atoms and their motion is thus opposed. This opposition offered by the ions and atoms is termed as resistance of the conductor। और वो इस कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का ही प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, क्योंकि कंडक्टर के ही जो एटम्स और आयंस है उन्हीं का रोल प्ले होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का मूवमेंट को अपोज करने का। दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। इसको लिख लो। ठीक है, अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फेलियर ऑफ ओम्स लॉ। तो इस टॉपिक को समझना, ये अलग से कोई क्वेश्चन वगैरह वाला टॉपिक नहीं है, ये चीज आपको बस जानना है। फेलियर ऑफ ओम्स लॉ क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इसको थोड़ा सा आपको अभी जानना पड़ेगा। फेलियर ऑफ ओम्स लॉ कहता है, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा कि करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। बट जैसे ही करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा राइज करने लगता है, करंट का वैल्यू लगातार राइज करने लगता है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, वायर में हीटिंग इफेक्ट कॉज होने लगता है। हीटिंग इफेक्ट कॉज होने के वजह से, टेम्परेचर राइज कर जाने के वजह से फिर डायरेक्ट ओम्स लॉ काम नहीं करता है। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ कब काम करता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। भी बढ़ा है करंट बढ़ा, भी बढ़ा करंट बढ़ा, बहुत अच्छी बात। बट जब करंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस वायर में हीटिंग इफेक्ट कॉज होने लगेगा। हीटिंग इफेक्ट कॉज होने की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने के बाद ओम्स लॉ का जो लीनियर ग्राफ है वो नहीं बनेगा। ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में भी ऐसा कुछ टॉपिक आपने केमिस्ट्री में क्लास 11 में पढ़ा है। ये देखो, ये ऐसा डॉटेड लाइन से है, ये डॉटेड लाइन से ऐसा होना चाहिए था, बट जब करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है तब ये ग्राफ मुड़ने लगेगा। एट व्हेन करंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज थ्रू द कंडक्टर, मोर हीटिंग इफेक्ट, जब ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होने लगेगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने लगेगा तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, ओम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा, ये वाला फेल हो जाता है। पहला चीज। दूसरा चीज, आपके घर में स्विच है, आपके घर में वोल्टेज रेगुलेटर जो स्टेबलाइजर वगैरह लगाया हुआ रहता है, रेक्टिफायर है तुम्हारे घर में जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मोबाइल चार्जर्स वगैरह, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस नहीं है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। स्विच में सेमीकंडक्टर लगा हुआ रहता है। सेमीकंडक्टर आपने 4th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी 12th में इसका एक अलग यूनिट नहीं, पूरा एक चैप्टर ही आएगा, वहां पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी कंफ्यूज मत करना, पूरा डिटेल्स में पूरा चैप्टर ही है। बट एक कॉमन सेंस है, सेमीकंडक्टर का मतलब जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। बट आपको याद होगा लोअर टेम्परेचर में ये बिहेव करता है इंसुलेटर जैसा, एक खास टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद ही ये कंडक्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे तैसे तैसे करंट बढ़ रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है ना। खास टेम्परेचर से नीचे ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब करंट का वैल्यू 0 है। खास टेम्परेचर पर पहुंच जाने के बाद वो कंडक्ट करने लगा, खास वोल्टेज पहुंच जाने के बाद वो कंडक्ट करने लगा। जब तक वो खास वोल्टेज नहीं था तो वो कंडक्ट नहीं कर रहा था। ओम्स लॉ तो ऐसा नहीं कह रहा ना, ओम्स लॉ तो कह रहा है वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। बट ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्विच या फिर जहां पर भी सेमी कंडक्टर का इस्तेमाल किया हुआ रहता है, वोल्टेज रेगुलेटर में, रेक्टिफायर में, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने वाला मोबाइल चार्जर्स में, ये कुछ लोग आप लोग के साथ में टच में, उन लोग फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, कैसे होना ही नहीं। इससे रिलेटेड पूरा एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, वहां पर डिटेल्स में बताऊंगा। अभी सिर्फ फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ में याद करना है। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ओम्स लॉ का ग्राफ फॉलो नहीं होता स्ट्रेट लाइन वाला,
नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, डायोड, वाल्व, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर और जो स्विच है और जो सेमीकंडक्टर्स है, इसमें इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। ये देखो, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये खास वोल्टेज तक ये करंट बह भी नहीं रहा। ये खास वोल्टेज के बाद करंट बहुत तेजी से बहने लगा, खास वोल्टेज तक करंट बह भी नहीं रहा है, खास वोल्टेज के बाद ये करंट तेजी से बहने लगा। ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बट ओम्स लॉ का जो लीनियर ग्राफ है वो नहीं बन रहा है। सो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ओमिक रेजिस्टेंस, दीज आर फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ। That is at higher temperatures and for semiconductor devices, electronic devices, Ohm's law is not used extensively as you have studied in class 10th. These are failure of Ohm's law. ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यही तक रहेगा। आज हम लोग ने पढ़ा ओम्स लॉ, आज हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, आज हमने रिकॉल किया रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, और आज हमने जाना है कि ओम्स लॉ जो हम लोगों को 10th में पढ़ना था उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके 12th क्लास में पढ़ना है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तब रेजिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ओम्स लॉ का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ना हो तब कैसे बनाएंगे, उन सबको हम लोग 12th क्लास में इसी चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रहता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करके रखो। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फ़ी का पेमेंट जो है वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड पर आराम से करते रहो, घर पर रहो, सेफ रहो, सारा सिलेबस घर पर रह करके मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल एग्जाम सब तरफ से क्लियर करो। 12th में हो, 11th जरूर रिकॉल करते रहो, 11th पढ़ते रहो घर पर। ठीक है, थैंक यू।